अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा लाहौर की बेहतरी के लिए मुसलसल कोशिशें और लाहौर की बेहतरी के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना रही है, आपको मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में पहले भी आपको दिखा चुके हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है लाहौर की बेहतरी के लिए। इसी प्रोजेक्ट्स में ये जो तमाम प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है, इन तमाम प्रोजेक्ट्स में रूडा क्या यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, रूडा क्या सहूलियात देंगे, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है जी मियां हसन जावेद साहब। मियां साहब वन विंडो ऑपरेशन डिप्टी डायरेक्टर वन विंडो ऑपरेशन है। मियां साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी मेहरबानी आपने। अच्छा मियां साहब, सबसे पहले तो ये बताएं ये वन विंडो है क्या, वन विंडो ऑपरेशन? जी ये वन विंडो आज से कोई 4-5 महीने पहले हमारे CEO इमरान अमीन साहब का इनिशिएटिव था कि रूडा में जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको कोई भी रूडा से मालूमात चाहिए, कोई उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी है, कोई रेगुलराइजेशन करवानी है, तो वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाने की बजाय एक सेंट्रल जगह पे आएँ और वहीं से उनके मसले हल हों। वहीं से फिर हम इंटरनली उनसे डॉक्यूमेंट्स लेके, उनकी एप्लीकेशन लेके हम रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड कर देते हैं और फिर उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि जी इतने दिनों के बाद उनकी चीज़ प्रोसेस हो जाएगी और वो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो कलेक्ट कर लें। ज़बरदस्त। यानी कि ये वन विंडो सेल एक इस तरह का सेल बनाया गया जिसमें इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी का कोई मसला मसाइल है, शिकायत है, कुछ भी है, सारा कुछ एक ही विंडो से उनको सब जी जी इसमें सारी हाउसिंग सोसाइटीज़, इंडस्ट्रीज़, कमर्शलाइजेशन, जो भी फ़र्द लोगों को चाहिए, फ़र्द बै क्योंकि तो उसमें जो भी रूडा से लोगों को सर्विसेज चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन्होंने सबमिट करने हैं, कोई रेगुलराइजेशन करवानी है, कोई न्यू डेवलपमेंट होनी है, पेट्रोल पंप बनने हैं, इंडस्ट्री बननी है, कोई भी कोई अप्रूवल लेने हैं इंडस्ट्री के, बिल्डिंग प्लान्स, कोई रेजिडेंशियल, कमर्शियल, सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज किया गया बजाय कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाने की बजाय वो एक जगह पे आएँ और फिर हम उनको उनकी एप्लीकेशंस वगैरह डॉक्यूमेंट्स लेके उनको रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये वन विंडो ऑपरेशन है कहाँ पे, मतलब ये इसका सेल बना कहाँ पे? जी ये हमारा जिस जगह बैठे हैं इससे बाहर ही जो हमारा गुलबर्ग ऑफिस सेटअप बना जी, ये हॉकी स्टेडियम में। हॉकी स्टेडियम में, ओके। गुलबर्ग में हॉकी स्टेडियम, यहाँ पे इसके अंदर रूडा का जो ऑफिस मौजूद है यहाँ पे। तो ये किस तरह काम किस तरह करता है वन विंडो ऑपरेशन? जी ये काम इस तरह करता है कि जी हमने SOPs बनाए हैं सारे इंडस्ट्रीज़ के, हाउसिंग सोसाइटीज़ के, कमर्शलाइजेशन के। हमने इसमें फॉर्म्स वगैरह बनवाए हुए हैं। तो जो भी एप्लीकेंट आता है उससे सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इसमें नेम, ID कार्ड नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। फिर उनकी जो इशू है कि उनको कोई फ़र्ज चाहिए, उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है, उन्होंने कोई डेवलपमेंट के बारे में कोई चीज़ करनी है, उसकी फिर वो डॉक्यूमेंट, प्राइमरी डॉक्यूमेंट लेके फिर हम उनको एक जो भी टाइम हमने डिफ़ाइन किए हैं कि किस डेवलपमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा, वो हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, उनको एक डेट दे देते हैं, तो जिसके ऊपर फिर वो उनका स्टेप प्रोसेस हो जाता है और उनको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिल जाता है। ये मियां साहब पीछे मैं देख रहा हूँ कि वन विंडो फ्रंट डेस्क टाइप बना हुआ है। जी जी ये इस तरह का है वन विंडो ऑपरेशन? जी ये हमारा प्लान है। अभी तो हम मैनुअल उस पर चल रहे हैं, लेकिन पहले भी जिस तरह जिक्र हुआ था हमने इसको डिजिटाइज करना है, इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है। तो ये उसमें क्या प्लान्स हैं, किस तरह का करेंगे हम? जी ये इसमें हमारा फ्रंट डेस्क होगा जिसमें इनिशियली 2 से 3 लोग होंगे जो कि डिफरेंट जो भी लोग आएंगे यहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, उनकी एप्लीकेशंस भी कलेक्ट करेंगे, उनको प्रोसेस भी करेंगे आगे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को। तो ये यहाँ से वो अपनी सबमिट जब करेंगे, ये रिसेप्शन है, ये क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, ये वेटिंग एरिया है जो हमारे बाहर इधर है। यहाँ से वो अपनी एप्लीकेशन देते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स उनके स्कैन होंगे, कोई प्रिंट करनी है, उसको डिजिटाइज करके फिर ये रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग कंट्रोल है, स्टेट मैनेजमेंट है, स्टेट इफेक्टिव हैं, जहाँ कंप्लेंट्स भी आती हैं हमें हाउसिंग सोसाइटीज़ में लोगों, ये पूरा एक लीगल कोई लीगल हाँ जी, ये इन सारों में वहाँ से फिर सेंट्रल हमारे
सिस्टम में चला जाएगा और फिर हम उसको बैक एंड पे हमारा इंटरनल इसका रिकॉर्ड भी बनेगा और फिर हम इसको प्रोसेस करेंगे। तो ये जब ये सिस्टम बन जाएगा तो फिर हम जो कस्टमर है उसको SMS के थ्रू, ईमेल के थ्रू और इसकी एप्लीकेशन भी हम डेवलप करेंगे कि वो घर बैठ के अपना स्टेटस मॉनिटर कर सकता है कि उसके केस का क्या स्टेटस है और कब ये मुतअद्दिद चक्कर उसको नहीं लगाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी एक तो ईज़ के लिए किया गया है और कुछ लोग जो हमारे ओवरसीज़ हैं या किसी और शहर में और किसी वजह से नहीं आ सकते, हमारी ये इनिशियली रिक्वायरमेंट थी कि फ़र्स्ट टाइम फिज़िकली लोग आएँ, लेकिन हमने ये ऑप्शन रखी है कि अगर कोई ओवरसीज़ हैं लोग या किसी वजह से नहीं आ सकते तो हम ऑनलाइन भी इस पर मूव करेंगे। हमारा ईमेल सिस्टम तो एक्टिव हो गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम ईमेल्स के थ्रू और कॉल्स के थ्रू लोगों को मतलब फिजिकली ना आना पड़े जिस हद तक पॉसिबल है। यानी अपने घर बैठे सुकून से, ज़्यादा चक्कर ना लगने के उनको लगाने पड़े, घर बैठ के सुकून से उनको सारी सहूलियात प्रोवाइड करें। जी बिल्कुल ऐसे ही। अभी जी हमें ज्वाइन किया है हिदायतुल्लाह खान साहब ने। हिदायतुल्लाह खान साहब डिप्टी डायरेक्टर यूटिलिटीज़ हैं रूडा में। कैसे हैं सर, खैरियत से? थैंक यू जी। खान साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पावर सप्लाई के लिहाज से क्या यूटिलिटीज़ आप दे रहे हैं रूडा में? जी बेसिकली इस वक्त जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है चहारबाग का, उसका मैं आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दे देता हूँ। चहारबाग में हम प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे एक्सप्रेस डेडिकेटेड फीडर्स होगा। इसका मतलब ये कि वहाँ पे 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सिस्टम होगा। सेकेंडली हम अपनी जो पावर नीड्स हैं उनको कैटर कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जीज से, यानी कि हम विंड के पावर प्लांट्स लगा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पावर पॉलिसी 2023 के तहत अलाउ कर दिए व्हीलिंग को। व्हीलिंग जो है एक टर्मिनोलॉजी है कि आप बिजली मुल्क के किसी कोने में भी बना सकते हैं और उसको मुल्क के किसी कोने में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो विंड के थ्रू बिजली बनेगी सिंध में और यूज़ होगी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जुरिसडिक्शन के अंदर। फिर तो आपकी मेरे ख्याल से रूडा की मार्केट 8 बजे बंद नहीं होगी। No problem. We don't have any issues because and the second thing is the most attractive for the general public of Pakistan as well as the overseas Pakistanis कि due to the current economic crisis in the country हम lowest tariff offer कर रहे हैं because of the renewable one. We are not relying on the furnace oil or any power plants or the indigenous or the conventional power system. ये हमारा indigenous power supply system. सेकेंडली जी जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पाकिस्तान का जो कन्वेंशनल सिस्टम है वो है ओवरहेड। हम ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे अंडरग्राउंड। इसमें फॉल्ट डिटेक्शन इजी है, क्वालिटी ऑफ एंड लाइफ ऑफ द केबल प्रोलॉन्ग्ड है। thirdly उसमें है लाइन लॉसेस कम है, उसकी ईज ऑफ मेंटेनेंस है। एंड फोर्थली द मोस्ट अट्रैक्टिव वन कि इसको हम IoT बेस्ड कर रहे हैं। जी ये एक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इसके साथ आप कितने स्मार्ट फीचर्स हैं वो कोरिलेट कर सकते हैं और अपने घर की सारी अप्लाइंसेस की बिजली की कंजम्पशन को और प्लस अपने टैरिफ को खुद ही मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आप उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है किसी ग्रिड स्टेशन पे या किसी यूटिलिटी कंपनी के थ्रू। यू हैव टू मैनेज योर थिंग्स योरसेल्फ। और ये बिल्ट इन फीचर होगा। यानी रूडा मैनेज करेगा या हर पर्सन जो जिसके घर का होगा वो खुद मैनेज करेगा? जी वो खुद मैनेज करेगा, खुद मैनेज करेगा। उसके पास अपना कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होगा कि वो खुद देख सकेगा। और ये यूनिक जो फैसिलिटी है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये लाहौर में या आप इर्द गिर्द देख लें किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह के इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू द मार्केट, रिलेटेड टू द करंट जो टेक्नोलॉजिकल दौर है, क्योंकि दुनियादारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो कोई भी नहीं ऑफर कर। ऐसे ही मैंने मेरे ख्याल से सुना भी फर्स्ट टाइम में इस तरह का, इसी वजह से मैंने ऐसे पूछा था जी ये हर पर्सन करेगा या रूडा करेगा? जी रूडा बेसिकली इन सारी चीज़ों को यूँ समझ लें क्रिएटिव थिंकिंग और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ इम्प्लीमेंट करवा रहा है फॉर द ईज़ ऑफ द जनरल पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ओके ज़बरदस्त। यानी कि ये बेसिक यूटिलिटीज़ दी जा रही हैं। इसके अलावा सुई गैस से रिलेटेड बहुत कंसर्न है हमारी आवाम, बल्कि अब तो आवाम ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर आप नया घर बना रहे हैं तो अंदर गैस के पाइप वगैरह लगवाएं ना, गैस का कनेक्शन न लगवाएं, क्योंकि आने वाले दौर में सिलेंडर वगैरह होंगे, सुई गैस होगी नहीं। ये गैस के लिहाज से रूडा क्या इनिशिएटिव लेगा? जी बेसिकली हमने रूडा में प्लान किया है कि हम RLNG के बल्क एक प्रोक्योरमेंट करेंगे और उसको हम हमारे साथ ही, अगर आप चहारबाग का विज़िट करें तो उसके साथ ही हमारा इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ से हम अपना गैस स्टेशन लगा रहे हैं और उसके थ्रू हम अपनी RLNG जो है लोगों के घरों को मुहैया करेंगे 24/7 विदाउट एनी वेदर कंस्ट्रेंट्स। यानी कि सर्दियों में अक्सर प्रेशर के इश्यूज आते हैं और
लोड शेडिंग के और इस तरह के इशूज़ आते हैं। सेकेंडली जो उसका मेन पर्पज़ है RLNG का कि वो इट्स चीपर एज़ कम्पेयर टू द करंट स्वी गैस बिकॉज ऑफ द टैक्सेस रिजीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड MPR। जी थर्डली जो है इसका हम एक और ग्रीन इनिशिएटिव है जिस पे हमारी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जो कंसर्न डायरेक्टरेट है वो और भी आपको एलाबोरेट करके बता सकती हैं कि वाई RLNG नॉट स्वी गैस, बिकॉज वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इट्स विद नेट जीरो एमिशंस एंड लोगों सोई नॉर्दर्न गैस से, सॉरी आपसे बात कर रहा हूँ, सोई नॉर्दर्न गैस से कुछ लेना देना होगा ही नहीं, टोटली अपना। जी बिकॉज उन पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं होगी, हम किसी किस्म के उनके लोड शेयरिंग का या शट डाउन्स का हमारे ऊपर कोई किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा। और थर्डली हम अपना, जिस तरह मैंने आपको पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में बताया कि हम अपना इन हाउस EV चार्जिंग स्टेशन भी लगा रहे हैं, क्योंकि नई जो गाड़ियाँ मार्केट में या दुनिया में आ रही हैं, पाकिस्तान आस्क ऑफ टेरियन आस्क ऑफ आर्ट, इट्स ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बिकॉज फ्यूल इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली ऑनवर्ड्स, इट्स अ ब्लैक गोल्ड, नो वन कैन बाय। पॉल्यूशन के लिहाज से भी फ्यूल अब तो 23rd में तो मेरे ख्याल से काफ़ी गाड़ियों ने क्विट कर दिए हैं इंजन बनाना, ये फ्यूल इंजन बनाना, डीजल इंजन बनाना, सिर्फ इस वजह से कि डीजल इंजन तो ख़त्म ही होने जा रहे हैं, इस वजह से सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ सारे मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रही हैं मैक्सिमम कंपनीज। हर घर के अंदर ख्वाह किसी के पास गाड़ी है या नहीं है, किसी की ज़रूरत है या नहीं है, वो EV सिस्टम दिया जाए। नहीं जी, वो घर के अंदर तो बेसिकली उनकी डिमांड पे लगेगा कि जो अफोर्ड कर सकता है, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज करंटली न्यू इन द वर्ल्ड, so it will be a bit costly at the moment. Maybe after 10 years it can be, but at the you can say at the central corridors and at the filling stations we'll give these facilities to the general public. वो must होगी जी, obviously because it's included in our power planning. And thirdly जो है इसका जो मेन पर्पस है इसको प्लान करने का और उसको रखने का कि fuel is the black gold, it is going to be costly day by day. लाहौर का कल भी एयर क्वालिटी इंडेक्स मेरे ख्याल में पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में था, और उसमें इसका एक बहुत बड़ा किरदार है इस फ्यूल का, डीजल का, इनफैक्ट अदर व्हीकल्स का। तो जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाएंगे तो एक तो उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उनकी बिल्ट इन फैसिलिटीज़ होंगी गाड़ियों के अंदर, प्लस वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगी जो मिटिगेट करेंगी सर्दियों में आपके स्मोक के इफेक्ट्स को भी, क्योंकि हम पूरे 4 महीने स्मोक का शिकार रहते हैं। बिल्कुल ऐसी, और कार्बन ज़्यादा गाड़ियों से ज़ाहिर जी, उसकी कार्बन एमिशंस है, उसकी मीथेन एमिशंस है, बाकी जो सराउंडिंग्स की जितने हैजर्ड गैसेस हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे हेल्थ सिस्टम को भी प्लस हमारे एनवायरनमेंट को भी। और हमारे लाहौर की रौनक जो शुरू ही मेरे ख्याल से शाम को थी, जिसको कभी स्मोक की वजह से बंद किया जाता है, कभी बिजली बचत की वजह से बंद किया जाता है, ये रूडा जिस प्लान पे चल रहा है, आपके प्लान पे तो मेरे ख्याल से लाहौर की रौनकें बहाल हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया खान साहब, अपना ख्याल रखें जी। यहाँ पे मुझे लेना है एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमें ज्वाइन किया जी मिस नादिया ताहिर ने, मैडम डायरेक्टर हैं जी इन्वायरमेंट रूडा की। मैम कैसी हैं, खैरियत से? हम ठीक हैं। ये मैम इन्वायरमेंट के लिहाज से सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो भी डिपार्टमेंट है वो आपका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, है या नहीं, ये तो अभी आप बेहतर बताएंगे, लेकिन होना चाहिए। आलूदगी के लिहाज से लाहौर पहले नंबर पे है, दरख्त ख़त्म होते जा रहे हैं, परिंदे ख़त्म होते जा रहे हैं, नज़र आना शुरू हो गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किस हद तक जो है बढ़ गई है, इसका भी आपको आइडिया है। रूडा में क्या एनवायरनमेंट के लिहाज से स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? थैंक यू उस्मान। इस तरह है कि प्रोजेक्ट्स जितने भी रूडा के हैं जी जी वो रिनाउंड हैं इस लिहाज से कि वो सस्टेनेबल फीचर्स के साथ हैं, और उनकी एक यूनिक फीचर ही उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रूडा का जो एक स्लोगन। जी जी। अब उसमें इस तरह है कि जितना रिवर चैनलाइजेशन, जिस तरह से पहले 1 by 1 इसको अगर हम लेके चलें, वो आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज है। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो हम इतने अच्छे से सुन रहे हैं, अभी तक वो कोई ऑन ग्राउंड चीज़ें नहीं आ सकती, बट रूडा इसको बड़ा एफिशिएंटली और बड़ा स्पीडीली ग्राउंड पे लाने के लिए कोशिशें अपनी उसने जारी रखी हुई हैं। उसके लिए कुछ लैंड इश्यूज़ हैं, कुछ उसके लिए अभी जो टेक्नोलॉजी है टू बी यूज्ड टू इंस्टॉल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, उसकी फाइनलाइजेशन, जितनी प्लानिंग पे हम इतना वक्त लगा सकते हैं उतना बेहतर हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो जितना भी ट्रीटेड वाटर होगा वो फिर हम अपना रिवर रावी के अंदर ड्रेन कर सकेंगे।
थर्डली रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट है, उसके लिए हमारी जो लैंड प्रेपरेशन है वो कंप्लीट है तकरीबन 158 एकर्स को लेकर। और 2023-24 के लिए दैट विल बी द प्लांटेबल एरिया। आपके लास्ट प्रोग्राम में हमने उसको विज़िट भी किया था और वो बड़े अच्छे और सेहतमंद दरख्त आपको भी नज़र आएंगे। अगर आप नेक्स्ट प्रोग्राम्स में उधर हम विज़िट करेंगे तो आपके लिए और जो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं देखने के लिए, तो जो रूडा अपने फीचर्स के ऊपर काम कर रहा है वो परमानेंट फीचर्स होंगे और आप उसके अंदर तब्दीलियाँ होती हुई देखेंगे, क्योंकि अब जितनी तबाही हो चुकी है लाइक जो स्मॉग को लेकर, टेम्परेचर राइजेस को लेकर, और जितना हमारा जो रावी और जो ग्राउंड वाटर, इवन एक्विफर और जितनी वाटर कंटेमिनेशंस हैं उसको लेकर, सो नाउ इट रिक्वायर्स टाइम टू बी हील। तो उस हीलिंग के को लेने के लिए और उस हीलिंग को मेंटेन करने के लिए जो ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और जितना रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेस रिसोर्सेज हमारे अभी मौजूद हैं उनको रिलीफ देने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है कि एक नया शहर आबाद करें और उसको उतना ही सस्टेनेबल होना चाहिए जितनी हम अपनी जनरेशन के लिए कुछ अगर कर सकें। इसके साथ साथ जिस तरह से भी बात हो रही कि हम वन विंडो ऑपरेशंस भी हमारे जारी हैं, उसके अंदर भी क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन हमारा बड़ा प्रोमिनेंट जोन है, इंडस्ट्री हमारी इकॉनमी है, और उनसे हम हमेशा से रिक्वेस्ट करते हैं आप जैसे चैनल्स के तवज्जुह से कि वो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें और उसके लिए जो उनके अंदर कोई अगर कोई थोड़ी सी रेजिस्टेंस है या उसको लेके या वो ये समझते हैं कि शायद ये कुछ पैसों का ज़्या है या ऐसी बात नहीं है, वो उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है और उनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स लाइक आपकी जो कम्युनिटी है। सो उनकी वो जो CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने के लिए उनको ये टेक्नोलॉजी, और फिर बाय लॉज अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि जो भी कैबिनेट ने मिनट्स अप्रूव किए हैं उसके अंदर ये है कि जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना वो किया जाएगा। सो अब वो जुर्माने और वो फाइन्स इन प्लेस होने के बाद मैं फर्दर भी फिर रिक्वेस्ट करूँगी तमाम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों से और जो कम्युनिटी है कि आप इसके लिए कोऑपरेट करिए, और जितना हमने स्मॉग देखा है इतने 7-8 सालों से, और वो भी परमानेंट फीचर है कम से कम लाहौर के लिए जिस तरह से, और वो इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जितनी रिसर्च है वो इस चीज़ को बता रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर जो उसके साथ क्लाइमेट चेंज जुड़ता है, बिकॉज जब आपका प्रेसिपिटेशन पैटर्न चेंज होता है तो वो आपका क्लाइमेट चेंज वेदर शिफ्ट की तरफ जाता है, और वो अब हमने उसको दैट एग्जिबिट्स लाइक आप 123 साल का आपका रिकॉर्ड टूट गया मई के अंदर, जो आपका टेम्परेचर रिड्यूस टेम्परेचर या डिक्लाइन टेम्परेचर जो आपने फेस किया, लाइक अगर यस्टरडे नाइट की बात करें तो वो कहते हैं कि इट्स अ रिकॉर्ड दैट इट टचेस नाउ टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन जून में। यस, ऐसे ही जो कि मेरे ख्याल से मैंने पहली दफा देखा। हाँ, सो ये चीज़ें हैं, और वो जितना आप एमिट करते हैं, क्योंकि जो भी आप जला रहे हैं चाहे वो कूड़ा है, चाहे वो फसल है, क्रॉप्स हैं और चीज़ें हैं, हम टायर जला रहे हैं, हम कूड़े के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अगर आप जलाएं तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, क्योंकि उनके अंदर भी कैटेगरीज हैं, तो वो जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट्स भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं तो वो फिर वो हवा के अंदर ही रहता है, और वो आप क्योंकि आप उनका डायरेक्ट यूज़र है, ह्यूमन बीइंग और एनिमल, तो वो फिर जो इनहेल करते हैं वो आपके सबसे ज़्यादा आपके ब्रोंकाइटिस और इस तरह की डिजीज़ और आपके लंग्स जो हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये सारा इसके अंदर फिनोमेना है जिसको लेकर अब वन विंडो ऑपरेशन की तरफ वापस अगर आएँ तो जो रजिस्ट्रेशन हो रही है उसके लिए एनवायरनमेंट अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। उनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आप जो है वो एनवायरनमेंट से आपने NOC हासिल किया, और अभी इसके ऊपर हम अवेयरनेस हमने चला रखी है कि वो अपना जो प्रोसीजर है EPA के साथ, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ, और जिस तरह सेक्रेटरी एनवायरनमेंट और DG एनवायरनमेट बड़े एक्टिव हैं, और स्मॉग के लिए उन्होंने काफ़ी इसके लिए अपनी उन्होंने मेजर्स भी लिए हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हम ये जो NOCs वाला मामला है ये वाला भी सेटल हो जाएगा, और जो रजिस्ट्रेशन के अंदर इसके लिए हम एक ये कंपोनेंट रख रहे हैं कि आपको NOC लेकर आना है, तो वो भी उनके साथ मैटर जो है वो एड्रेस हो जाएगा इस चीज़ को लेकर। सो उसके बाद अगर बात करें हम चहारबाग को लेकर जो ग्रिड स्टेशन के लिए, उसके लिए मैं बताती चलूँ आपको कि उसके लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रोसेस हम शुरू करेंगे,
और उसके बगैर आपको पता है हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, होनी भी नहीं चाहिए और हम करेंगे भी नहीं, और हम कर भी नहीं रहे। तो उसके लिए भी हमने नेस्पाक इसके ऊपर अपना काम शुरू कर देगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। सो उसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हमारी रेडी हो जाएगी और वो फिर हम EPA में सबमिट करेंगे और थ्रू प्रोसीजर उसके रजिस्ट्रेशन को अपने मैम ये कोई एनवायरनमेंट फ्रेंडली रोड्स भी होते हैं? आप इस बारे में बेहतर जानती होंगी, मैंने इस बारे में सुन रखा है, मुझे इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली रोड्स भी होते हैं कोई? इन्वायरमेंट फ्रेंडली रोड्स देखिए जो असफाल्ट है वो एक फ्लेक्सिबल लेयर होती है। जी जी। अच्छा, वो लीच भी करता है, वो उसके बहरहाल उसके कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं कि जो आपका रेन वाटर है जब वो अपनी साइड स्लोप्स पे से होता है, क्योंकि बिकॉज उसके सराउंडिंग में मोस्टली एग्रीकल्चर लैंड होता है, सो वो लीच करके वो एग्रीकल्चर लैंड्स की तरफ जाते हैं। सो ये होते हैं मिनिमल एक्सपोजर्स के ऊपर हैं, बट होते हैं। हाँ, अब अगर जो आपका ग्रीन रोड्स की बात कर लें या ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस तरह अगर हम बात करें, तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हम ज़रूर डेवलप कर सकते हैं। लाइक हम कुछ पॉकेट पार्क्स बनाकर हम ग्रीन रूफिंग है और ग्रीन वॉल्स हैं इवन, और जो हम अपने लाइक जो हमारे ओवरहेड ब्रिजेस हैं या इस तरह की इंटरचेंजेस हैं उनकी ब्यूटिफिकेशन और उनके साथ एसोसिएटेड जितना लैंडस्केप है उसके अंदर ये है कि हम अपना जो मोस्टली इंडिजिनस जो भी हमारे पास मौजूद होगा, जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो इसमें पूरा अपना प्लान अभी तैयार कर रहे हैं, जो कि चारबाग पे भी आपको नज़र आएगा और आपको जो हमारा इंटरचेंज चारबाग के ऊपर बनने जा रहा है उसके ऊपर भी नज़र आएगा, और रगजो के अंदर तो वो चीज़ें जारी हैं और वो चलता रहेगा, जो हम देख के भी आए थे, वो जो आप देख कर भी आए थे। सो ये कुछ ग्रीनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस प्रोजेक्ट के लेकर जो कि हम इन फ्यूचर भी इस पे काम करेंगे और मज़ीद रिफाइनमेंट इसके अंदर आती जाएगी इंशाल्लाह। मैं सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो प्रोजेक्ट है वो सफायर बे है। सफायर बे में स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्या उसके अंदर भी वही देखिए पॉलिसी वही रहेगी जो आपको रूडा कमिटमेंट दे रहा है, पॉलिसी उसके ऊपर भी वही फीचर्स रहेंगे कि जो आपका ग्रीन एरिया जितना मुख्तस किया जाएगा उनको वो मेंटेन करना है, और उसके अंदर भी जितनी वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे साइन होंगी तो वो भी उस चीज़ को फुलफिल करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करते हैं जी ये एनवायरनमेंट को लेके जितना कंसर्न रूडा है पूरा पाकिस्तान इतना कंसर्न हो जाए, या फिर रूडा जो है इंशाल्लाह लाहौर के बाहर भी इसी तरह के अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अभी यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमें ज्वाइन किया है जी दुरे नायाब साहब हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है सिटी न्यूज़ नेटवर्क के, सीनियर रिपोर्टर है हमारे। दुरे भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? दुरे भाई ये रूडा को लेके मतलब आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है मेरे ख्याल से रूडा वालों को खुद भी इतनी नहीं होगी जितनी आपने रिसर्च रूडा पे अब तक कर चुकी है। तो ये दुरे भाई सबसे पहले जो अवाम का मेजर कंसर्न है, ज़ाहिर है आपसे भी लोग पूछते होंगे, मेरे से भी बहुत लोग पूछते हैं ये रूडा में मुतअद्दिद बार आने की वजह से कि फॉर एग्जांपल किसी की ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, वो रूडा के अंडर आ गई है, रूडा उस ज़मीन को एक्वायर करेगा, उसमें मुझे क्या मिलेगा? मुझे उसकी पेमेंट मिलेगी, या अंदर जो कमर्शियल प्लॉट्स होंगे मुझे वो मिलेंगे, या अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलेंगे? ये क्या सिनेरियो इसमें डेवलप? अच्छा देखें, आपने चूँकि देखा कि इसमें कुछ सियासी मकासद के लिए पहले इस प्रोजेक्ट को बहुत इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही बिल्कुल, उसमें कुछ सियासी जमात के कारकुनान भी थे, कुछ सियासी जमात के लीडरान भी थे, नाम ना लें तो सबको पता है लाहौरियों को, तो इसमें कोई टिकी छुपी बात बिल्कुल ऐसी है। लेकिन जब उनके मफादा सेट हो गए और जब उनको पता लग गया कि अब हमें इसके इफ्स क्या मिलेगा, तो फिर वो खामोश हो गए। अच्छा। वो जो साल एहतजाज चलने की बातें थी वो अचानक एक रात खत्म हो गई, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप था। उस वक्त रूडा वाले चूंकि नए आए थे, लोगों को एक एक्सेस नहीं थी, फिर लोगों को पता नहीं था इनके दफ्तर की तरह, फिर लोगों को ये नहीं पता था कि हमने अगर ज़मीन लेनी है तो हमने किससे बात करनी है। तो जब वो कम्युनिकेशन गैप खत्म हुआ और उनको ये एहसास हो गया कि अब चीज़ें क्लियर हैं, तो उस वक्त सारी चीज़ें जिस तरह हवा में एक धूल होती है वो बैठ जाती है, तो किससे क्लियर हो गई। उस वक्त यही तय हुआ था कि जो जिस मोड पे आना चाहे वो उसको रूडा वेलकम करेगा। ठीक हो गया। और ये नहीं होगा कि किसी के साथ बहुत जोर ज़बरदस्ती की जाएगी। ठीक हो गया। जिसकी सबसे पहले मिसाल इंडस्ट्रियल जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज थी उनको एज इट इज़ अपने अंदर जम कर दिया गया। ओके। किसी को बेदखल नहीं किया गया। ओके। उससे एतमाद बढ़ा। उसके बाद जब देखा कि इंडस्ट्री स्टेट्स के वाले जितने भी थे उन्होंने अपनी सारी इंडस्ट्री को अपने मास्टर प्लान के अंदर एज इंडस्ट्रीज
जम करवा लिया है तो लोग ज़रा और वेलकमिंग हो गए। उन्होंने रूडा के साथ बहुत अच्छे तरीके बर्ताव करना शुरू किया। फिर जो ज़रूरी ज़मीन लेने की बातें की जा रही थी उस पर भी बात ये है कि ज़रूरी ज़मीन तो उस वक्त उनके पास थी और जो रेट सरकार ने उस पर नाफिज किया था वो भी सरकार का अमल दखल था। डीसी रेट बाकायदा एक डिप्टी कमिश्नर के नीचे कमेटी बैठती है वो करती है, उसमें भी रूडा का कोई कसूर नहीं था। कसूर कहाँ हुआ कि जब ये अपनी बात को कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं कर पाए क्योंकि नए नए आए थे, इनको भी पता नहीं था, मैसेज अपना कन्वे नहीं पाया। फिर वक्त के साथ साथ इनके जो सीईओ हैं इमरान अमीन साहब, उन्होंने लोगों के साथ मीटिंग्स की, इंडस्ट्री वालों के साथ अलहदा की, किसानों के साथ अलहदा की, ताजों के साथ अलहदा की, लेमैन्स जो थे उनके साथ अलहदा की। जो भी आता था फिर उनके साथ डेलीगेशन आना शुरू हो गए। फिर उनको पता लगा जी कि अगर हम 1 एकड़ दे रहे हैं तो अगर वो दही ज़मीन पर दे रहे हैं तो उसका क्या रेट है और उसके इल्स हमें जो एक फाइल मिलेगी वो किस तरह मिलेगी, अगर हम उसको दरियाई ज़मीन में दे रहे हैं तो उसका क्या रेट है, अगर हम उसको बिल्कुल ही पीछे हट के कोई शहरी जहाँ पे सराउंडिंग आबादी लगती है उसका एक अलग रेट होगा। तो उसमें जो जिसकी ज़मीन जिस तरह से प्लान एरिया में गई उस तरह से ना सिर्फ उसको पैसे दिए गए बल्कि उसको एक फाइन भी दी गई ताकि वो अपना प्लॉट अपनी ज़मीन के हिसाब से, वो अगर उसका प्लॉट 5 मरले का बनता था, 10 मरले का बनता था, किनारे का बनता था, जो जिसकी बाइफर्केशन बनती थी एक तनासुब के हिसाब से, जो कि लाहौर के बड़े बड़े जो है लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में आता है, LD भी उसी को फॉलो करता है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी भी उसको फॉलो करता है और वही परसेंटेज जो है वो 30 से 33% की जो होती है वो आपको एज इट इज़ गिवन वापस की जाती है। बहुत फार्मूले थे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। एक तो वो चीज़ टूट गई। अब वहाँ पे लोगों को जो बात थी अपनी ज़मीन से उनसीयत की वो ख़त्म हो गई क्योंकि अब मैं अपनी ज़मीन तो दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी ज़मीन एक प्रोजेक्ट को दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक गुंजाइश है कि मैं वहाँ पे एक कमर्शियल प्लॉट रख रहा हूँ अपने लिए, मैं वहाँ पे एक रेजिडेंशियल प्लॉट रख रहा हूँ और मेरी ज़मीन में अपनी कोई ना कोई चीज़ रहेगी और मैं वहाँ पे मुस्तक़बिल में घर बना लूँगा, अपना कमर्शियल कोई प्लाजा बना लूंगा या जो भी जैसे भी यूटिलाइज कर। हाँ, तो उन्होंने दोनों रूडा ने बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किए कि एक तो उनका पे मास्टर बन के दिखाया कि जी हम आपको पे भी कर रहे हैं, फिर उनका ओन किया कि जी हम आपको भी ओन कर रहे हैं, ठीक है, हम आपकी ज़मीन तो ले रहे हैं और उस पर अपने प्रोजेक्ट्स को तो लॉन्च कर रहे हैं, लोगों को कमर्शियल के लिए बुला रहे हैं, लोगों को हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए बुला रहे हैं, बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन हम आपको भी ओन कर रहे हैं और आप किसी भी स्टेज पे ये समझे कि अगर आपको ये प्लॉट नहीं रखना तो आप हमें एज इट इज़ बेच सकते हैं, जो उस वक्त मार्केट का रेट हो वो भी खुले दिल से कर दिया। तो फिर ये वंस फॉर एवर ये जो आपका प्रोपेगेंडा था, आपकी जितनी भी ज़मीनों को ज़बरदस्ती हथियाने की बातें की जा रही थी वो डिफ्यूज़ हो गया और आपने देखा एक अरसा हो गया मीडिया में ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि उस पर बेचने को कुछ रह नहीं गया था नेगेटिव, और वो जो लोग थे जिनके कंसर्न थे वो कुछ सियासी जमातों के बड़े बड़े रुकन थे, उनके भाई थे, उनके आगे रिश्तेदार थे, वो भी बहुत आराम से बैठ गए क्योंकि उनको उनका हिस्सा भी मुनासिब दे दिया गया। तो ये चीज़ें तो वन फॉर एवर सेटल हो गई। उसके बाद एतमाद बढ़ा, फिर इन्होंने जिस तरह से भी अपना वन विंडो बनाया कि जी आप आएँ और वेलकमिंग, खुद आप आएँ, खुद ज़मीन अपनी प्रेजेंट करें, किसी डीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी लेमैन को, आपको अगर समझते हैं अनपढ़ हैं, आपको नहीं समझ तो आप किसी की खिदमत ले लें, अगर नहीं है फिर भी कोई बंदा नहीं है तो आप डायरेक्ट आएँ रूडा के ऑफिस में आके आप उसके साथ डील कर लें। अब एक चीज़ तो तय है कि देखें ये प्रोजेक्ट आज नहीं कल परसों बनना है, ठीक है, ये तो चीज़ क्लियर हो गई। पहले तो ये बदएतमादी भी थी लोगों को, फिर जब ये मामला सेटल हुआ तो लोगों को जो रेट्स था वो भी सेटल हो गया कि जी पैसे भी मिल रहे हैं और फाइल भी मिल रही है, वो भी काम खत्म हुआ। उसके बाद लोग अब खुद आ रहे हैं तेज़ी के साथ और अपने हिसाब से जिस तरह से भी उनको हो रहा है वो जितनी थोड़ी थोड़ी ज़मीन करके इन्होंने भी इस चीज़ पर इत्तफाक कर लिया कि एक साथ हर चीज़ लेना मुमकिन नहीं है। आप बाय पार्ट्स, बाय पोर्शन, बाय छोटी छोटी आप परचून की तरह ज़मीन को इकट्ठा कर लें और इन द एंड ऑफ टाइम आपके पास एकड़ों में ज़मीन आपके पास आ जाएगी। आप चहारबाग की सारी ज़मीन आ गई, ठीक हो गया, आपका फेज़ 1 100% कंप्लीट हो गया। फेज़ 2 पे तेज़ी के साथ जा रहे हैं, अपार्टमेंट्स में आप बना रहे हैं और जिस तरह से आपने पहले भी हाईलाइट किया प्रोग्राम्स में, मैं आपको सुनता रहता हूँ और आपने अब भी जिस तरह से लोगों को गाइड करते हैं वहाँ क्या होगा वो अलग है। इंडस्ट्री एज इट इज़ वहाँ फिज़म हो गई, उसके अंदर न्यू रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बनाया जा रहा है। उसके बाद प्लांटेशन, एनवायरनमेंट, फॉरेस्टर, ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो उसको ये सॉल्व करने जा रहे हैं क्लाइमेट को लेकर, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि मैंने हमेशा इस पर पहले भी बात की कि लाहौर शहर को बढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे, और लाहौर शहर को सिर्फ एक तरफ ना बढ़ाएं कि जहाँ पे आप मुमकिन ना हो। अब आप देखें ना आपका लाहौर क्या है, एक तरफ आप अनकरीब बॉर्डर क्रॉस करते नजर आ जाएंगे जी कि वहाँ तो गुंजाइश नहीं रही, दूसरी तरफ आप लाहौर की जो बाउंड्री है उसको छू चुके हैं, कसूर वाली साइड की बात करूँ, ललियानी बिल्कुल बॉर्डर बनता है। तीसरी साइड जो हमारा जनूब बनता है उसमें आप अगर देखें तो रायविंड के बाद सुंदर और वहाँ तक आपकी आबादी हो चुकी है, ठीक है। अब अगर लाहौर में गुंजाइश कहाँ है, अब मैंने आपको तीनों साइड बता दी है, तीनों साइड कवर है। अब चौथी गुंजाइश ये है कि आप रावी की तरफ एक्सपेंड करेंगे या
रावी के दूसरी तरफ की तरफ आबादकारी करेंगे। ठीक हो गया। अब अगर एलडीए लाहौर के मास्टर प्लान को शेखुपुरा तक बढ़ा सकता है, ठीक हो गया, तो वाई नॉट रूडा के रूडा को भी पूरा हक है कि वो भी इन ज़मीनों को जिसको औने पौने दाम बेचा जाता था, जिसमें लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था, उनकी ज़मीनें हथिया ली जाती थी, 2-3 लाख रुपए उनको देकर एकड़ लिया जाता था, और वहाँ पे बगैर सोसाइटी अप्रूवल के, बगैर किसी एनओसी के लोगों को प्लॉट बेच दिए जाते थे। तो ऐसे माफिया को तो लगाम डालनी चाहिए, बिल्कुल डालनी चाहिए थी। और दुरे भाई एक ये भी इस तरह का माफिया भी था, जैसे किसी की दरियाई ज़मीन है, उस दरियाई ज़मीन में कब्जा किसी और ने किया हुआ है, वहाँ के कोई भी बदमाश जो है उन्होंने कब्जा कर रखा है, जिसकी असल ज़मीन है उसको पता ही नहीं है कि मेरी ज़मीन कितनी और कौन सी है। रूडा के इस प्लान की वजह से उन लोगों को भी अवेयरनेस है कि यहाँ हमारी ज़मीन और ये हमें मिल सकती है। देखें, अब रूडा ने जो सबसे मेहनत की है, मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है कि ज़मीन की जमाबंदी इकट्ठी करना, उसके बाद पटवार खानों में जाके उनके सारे रिकॉर्ड देखना, असल मालिक तक पहुँचना, इश्तिहार देना, बताना। देखें, अगर आपकी मेरे या बाप दादा की ज़मीन है और हमें नहीं पता, तो हमारे कहीं बाप दादा का नाम लिया जाएगा, कहीं लिखा जाएगा, कहीं खतो किताबत होगी, तो हमारे तो बिल्कुल, हमारा तो इसी तरह ना कि छप्पड़ फाड़ के एकदम से कुछ मिल गया जो हमारे पास था ही नहीं। तो बड़ा फ़ायदा हुआ है। आपकी बड़ी वैलिड बात है कि लोगों को नहीं पता था, उनके आबाओ अजदाद की ज़मीनों का भी पता लग गया, किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, किसी को हदूद बंदी का कोई आइडिया नहीं था, किसी को बहुत ज़्यादा ज़मीन मिल गई, किसी को चलो थोड़ी कम हो गई, वो नई सारी चीज़ें सामने आई हैं। और सबसे बड़ी बात, जो दरिया रावी के अंदर गैर कानूनी फैलाव हो रहा था ना, वो रुक गया। यकीन करें, मैं कभी ये सोचता था, हम तो शायद हमने तो आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब रावी में पानी आया था और इसने बर्बादी की थी, तो कहते हैं कि शादरा का भी बहुत सारा हिस्सा उसमें डूब गया था। और पानी जो है वो इतना बहाव में था कि उसने आसपास की आबादियों को मलियामेट कर दिया था। और उसके बाद तो खैर जो हालात हुए, पानी दरियाओं में वैसा ही नहीं रहा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा होता है, जितनी तेज़ी के साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपका पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, आपके हमसाये में बैठे ममालिक जो हैं आपको तंग करने के लिए पानी ज़्यादा छोड़ देते हैं, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कहीं तो हदूद बंदी करनी है। तो इनका जो सफायत बे वाला प्रोजेक्ट है, वो भी इसी की कड़ी है कि आप 3-4 बंद बांधें, बिल्कुल पानी को रोकने का पूरा सिस्टम पैदा करें, एक खास फ्लो से पानी छोड़ें, और दोनों तरफ कंक्रीट के बंद हों, और दोनों तरफ कंक्रीट की जो राहदारियाँ, उस पर आप कंप्लीट एक पानी को खूबसूरत चैनल के जरिए लेके जा रहे हो, जिस पर सफायत बे अगर आप यकीनन गए होंगे, तो वहाँ पे काम तकरीबन 3 किलोमीटर तक हो चुका है, और टोटल ये 41 किलोमीटर का पूरा एक कॉरिडोर है जिसको कंप्लीट होना है। और वहाँ पे वो कमर्शियल भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसको मोटरवे से लिंक से भी कर रहे हैं, डायरेक्ट लिंकेज भी होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि लाहौर में जितने प्रोजेक्ट और जितने प्रोग्राम्स आपने तजावज़ात किए हैं, आप बेहतर समझते हैं कि लाहौर अब मज़ीद गुंजाइश नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही है। आप अब इस पर रहम करें सारे, ऐसे ही है। और कई जो आपके पैराफ्री में जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे कमर्शियल रेजिडेंशियल मौके खोलें। हम लाहौर के अंदर, यकीन करें, मुझे तो हैरानी होती है कि हम कुछ एरियाज़ में कैसे गाड़ी चला लेते हैं। ऐसे ही है। आने वाले दौर में उनमें गाड़ी चलाने का कोई मकसद ऐसे ही नहीं है। आप मोटरसाइकिलों पे होंगे या पैदल होंगे या रिक्शों पे होंगे। उन एरिया को मेरे ख्याल से सारा कॉर्डन ऑफ करके उन एरिया के अंदर फिर या तो शटल चलाई जाएगी या पैदल जाएगा, जिस तरह के मॉडल बाजार बना दिए जाते हैं, क्योंकि आखिरी हल ही है। मेरे भाई उम्मीद करते हैं ये जिस तरह का हम सोच रहे हैं, आप, मैं और हमारे सारे शहरी भी उम्मीद करते हैं इसी तरह का सोच रहे होंगे, रूडा अपने इस तरह के मकसद में कामयाब हो, जो प्लान इन्होंने बनाया उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर पाएँ, सफ़ायर बे इस तरह का वाकई बना पाएँ कि हमें दुबई जाने की ज़रूरत ना रहे, सफ़ायर बे इतना खूबसूरत बना जाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया दुरे भाई, अपना ख्याल रखें जी। अभी यहाँ पे हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। रूडा को लेके जो भी आपके मसले मसाइल थे वो आपने आज भी सुन लिए। उसके अलावा आपकी आसानी के लिए 1 विंडो सेल भी बनाया जा रहा है। अगर मज़ीद कोई डिटेल आप रूडा के बारे में जानना चाहते हैं तो इनके ऑफिस में, हॉकी स्टेडियम के अंदर ऑफिस मौजूद है, 1 विंडो सेल भी यहाँ पे मौजूद है, आके कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।